अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। बेचैन रूह का चौथा हिस्सा। सुबह के वक्त उसका घोड़ा जंगल की हुदूद में दाखिल हो चुका था। उसको महाराष्ट्र तक पहुंचने के लिए इस जंगल को पार करना था। उसका घोड़ा सरपट दौड़ रहा था कि अचानक फायरिंग की हौलनाक आवाज से जंगल की फिजा गूंज उठी। उसने घोड़े की रफ्तार आहिस्ता कर दी। वो चौकन्ना हो चुका था। उसी वक्त पैदर पे कई फायर हुए। फायरिंग करीब ही कहीं से हो रही थी। वो घोड़े को रोककर नीचे उतरा। घोड़े को करीबी दरख्त से बांधकर वो पैदल ही उस सिमत चल पड़ा जहां से गोलियों की आवाज आ रही थी। उसी वक्त दोबारा पैदर पे फायर हुए और साथ ही कर्ब में डूबी इंसानी चीख सुनाई दी। उसे ये रास्ता मानूस लग रहा था। वो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा आ गया। उससे कुछ फासले पर उसके मोहसिन सर कामरान की झोंपड़ी थी। उसी वक्त झोंपड़ी के सामने एक दरख्त की आड़ से फायर हुआ। वो क्रॉलिंग करता हुआ उस तरफ बढ़ा। उसी वक्त दरख्त के पीछे छुपा शख्स निकल आया। अंधे, हम जानते हैं तुम्हें गोली लग चुकी है और तुम शदीद जख्मी हो। तुम्हारी खैरियत इसी में है कि हथियार डालकर हमारे सामने आ जाओ, वरना इस जंगल को तुम्हारे लिए शमशान घाट बना देंगे। उस धमकी के जवाब में दूसरे दरख्त की आड़ से धमकी देने वाले पर पिस्टल से फायर किया गया। गोली धमकी देने वाले के सर में लगी। वो चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसी वक्त मुख्तलिफ सिमतों से दरख्त की आड़ में छुपे कामरान पर फायरिंग की गई। उस्मान क्रॉलिंग करता हुआ आगे बढ़ रहा था कि उसे रुकना पड़ा। एक लाश उसके रास्ते में पड़ी थी। राइफल अब तक उस लाश के हाथों में मौजूद थी। गोया वो मरने के बाद भी मुजाहिमत का इरादा रखता था। उस्मान ने राइफल उसके हाथों से निकाली और दोबारा क्रॉलिंग करता हुआ आगे बढ़ा जहां उसके अंदाजे के मुताबिक कामरान जख्मी हालत में मौजूद था। अचानक उस्मान पर गोलियों की बौछार हुई। शायद उसे देख लिया गया था, लेकिन तब तक वो लकड़ियों के एक बड़े ढेर के अकब में पहुंच चुका था। उस पर फायर करने वाला एक दरख्त की आड़ में छुपा हुआ था। उस्मान ने जरा सा सर बाहर निकालकर उस दरख्त की तरफ देखा जिसकी आड़ में उसके अंदाजे के मुताबिक कामरान छुपा हुआ था, मगर वो कहीं दिखाई ना दिया, जिसका वाज़ेह मतलब ये था कि वो कहीं छुपा हुआ टारगेट फायरिंग से महफूज था। उस्मान ने अपनी गन सीधी की, लॉक पिन हटाई और क्रॉलिंग करता हुआ लकड़ियों के ढेर की बाईं सिमत पहुंचा। उसने दरख्त की सिमत नाल का रुख किया और दुश्मन को खोजने लगा। आज उसकी सलाहियतों का इम्तिहान था। उसका उस्ताद और मोहसिन शदीद जख्मी था जिसे उसने बचाना था। उसने लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया, लेटे लेटे एक तरफ फेंका। खुटका हुआ दुश्मन ने फौरन उसकी सिमत फायर किया जहां लकड़ी गिरी थी। फायर करने वाले के सामने आते ही उसने चंद सेकंड की भी देर न की, निशाना लिया और गोली दाग दी। फिजा एक दिलदोज चीख से लरज उठी। हमलावर जमीन पर गिरकर साकित हो गया। मुख्तलिफ सिमतों से उस्मान पर फायरिंग होने लगी। चारों तरफ बारूद की बू फैल चुकी थी। वो चंद लम्हे अपनी जगह पर दुबका रहा, फिर एक दरख्त की आड़ में जा पहुंचा। अब फायरिंग रुक चुकी थी। शायद दुश्मन को अंदाजा हो गया था कि वो अपनी गोलियां जाया कर रहा है। कामरान की तरफ से भी कोई फायर नहीं हो रहा था। शायद वो बेहोश था या अपनी जिंदगी की बाजी हार चुका था। वो मुस्तरिब हो गया। ज्यादा इंतजार फजूल था। वो बिल्ली की तरह सुबक रफ्तारी से दरख्त पर चढ़कर घने पत्तों में रूपोश हो गया। अब तक उस पर किसी भी तरफ से फायर ना हुआ था। उसे हौसला हुआ कि दुश्मन दरख्त पर उसकी मौजूदगी से बेखबर थे। वो बुलंदी से चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा। अचानक उसे एक दरख्त की आड़ से एक सर उभरता दिखाई दिया। उसने गन सीधी की और फायर कर दिया। गोली दरख्त की आड़ से उभरने वाले सर में पेवस्त हो गई। वो चीखता हुआ जमी बोस हो गया। उसके साथी ने दरख्त पर पै दर पे फायर किए। खुशकिस्मती से उस्मान महफूज था। गोलियां उसके इर्द गिर्द से गुजर रही थी। अब उस्मान पर एक ही गन से फायर हो रहे थे। उसने अंदाजा लगाया कि उसके तकरीबन सारे दुश्मन जहन्नुम रसीद हो चुके हैं, सिर्फ एक ही बाकी है। वो कुछ देर दरख्त पर दुबका रहा, फिर वो मोहतात अंदाज से उतरा और क्रॉलिंग करता हुआ एक दूसरे दरख्त की आड़ में चला गया। अचानक एक तरफ से पिस्टल से दाएं सिमत वाले दरख्त की आड़ में मौजूद शख्स पर फायर किया गया। जवाब में वहां छुपे शख्स ने बाहर निकलकर पे दर पे फायर किए। यही उसकी हिमाकत थी। उस्मान ने उसकी टांगों का निशाना लेकर 2 फायर किए। दोनों गोलियां उसकी टांगों पर लगी। वो चीखता हुआ गिरा और बुरी तरह तड़पने लगा। उस्मान फुर्ती से उसकी तरफ भागा। वो खासा कवि हैकल और खौफनाक शक्ल का मालिक था। बड़ी बड़ी सियाह मूछें उसके चेहरे को मजीद खौफनाक बना रही थी। उसकी गन एक तरफ पड़ी थी और वो तकलीफ की शिद्दत से तड़प रहा था। उस्मान ने अपनी गन उस शख्स पर तान ली तो वो शख्स बोला, मैं महाराज का सिपाही अजय हूँ। उसने जवाब दिया। खौफ अजय के चेहरे से आया था। इसी असना में एक दरख्त की आड़ से शदीद जख्मी हालत में कामरान गिरता पड़ता बाहर निकला। वो बुरी तरह से घायल हो चुका था।
اس کے سینے سے خون بہ رہا تھا، کپڑے خون میں تربتر ہو چکے تھے۔ تم لوگوں نے کامران سر کو زخمی کیوں کیا؟ عثمان نے پے در پہ اس کی پسلیوں پر ٹھوکر ماری، اس کے حلق سے چیخیں نکلنے لگی۔ بھگوان کے لیے مجھے مت مارو، مہاراج نے تمہیں ڈھونڈنے کا ہمیں حکم دیا تھا۔ ہم جنگل سے گزر رہے تھے کہ راجکماری کی جیپ پر نظر پڑی، کچھ فاصلے پر جھونپڑی موجود تھی۔ کامران سے تم لوگوں کا پوچھا تو اس نے بتانے سے انکار کر دیا اور ہم سے بھڑ گیا، اور اس جھڑپ میں کامران کے ہاتھوں ہمارے 3 ساتھی مارے گئے۔ وہ تھوک نگل کر بولا۔ تم کتنے افراد تھے؟ مجھ سمیت ہم 8 ساتھی تھے، سوائے میرے سب کے سب مارے گئے۔ بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دو، اس نے عثمان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ کامران عثمان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بمشکل کھڑا تھا۔ میرا بھائی کیسا ہے اور کہاں ہے؟ عثمان نے پوچھا۔ مہاراج کی قید میں، آج سے 4 دن بعد ایک مقابلہ ہے، اس مقابلے والے دن اسے پھانسی دی جائے گی، وہ بولا۔ مقابلے کے روز کیا مطلب ہے؟ عثمان نے پوچھا۔ ہر سال فروری کو حویلی کے باہر زور آزمائی کا مقابلہ ہوتا ہے، اس مقابلے کا فاتح ہمیشہ سے مہاراج کا بیٹا ہوتا ہے، کوئی مشکل سے ہی اس کے مقابلے میں آتا ہے، جو آتا ہے مارا جاتا ہے۔ اس مقابلے کا دستور ہے کہ لڑائی ایک حریف کے مرنے تک جاری رہتی ہے، فاتح کو مہاراج مہنگا انعام دیتا ہے۔ اجے نے جواب دیا، اس کی آواز خوف سے ڈوبنے لگی تھی۔ اسی لمحے کامران لڑکھڑا کر گر پڑا۔ عثمان نے ٹریگر دبا دیا، گولی اجے کی پیشانی میں لگی۔ اس نے نفرت سے اس کی لاش کو ٹھوکر ماری اور کامران کے سر کو گود میں رکھ لیا۔ کیا ہوا سر؟ کچھ نہیں، میرا وقت پورا ہو چکا ہے، وہ دور آسمانوں میں میرا انتظار کر رہی ہے، مجھے یہیں دفنا دینا۔ اس نے ہچکی لی اور اس کی گردن ڈھلک گئی۔ کافی دیر تک وہ کامران کے بے جان وجود سے لپٹ کر روتا رہا۔ کچھ دیر بعد جھونپڑی سے کدال اٹھائی اور اس کے لیے قبر تیار کرنے لگا۔ اس کو دفن کرنے کے بعد فاتحہ پڑھی اور بوجھل دل کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ راہ عشق کا مسافر اپنی منزل پر پہنچ چکا تھا۔ عثمان کا گھوڑا جنگل میں سرپٹ دوڑ رہا تھا۔ رات کے تقریباً 11 بجے وہ مہاراج کی ریاست کی حدود میں داخل ہو گیا تھا۔ اس نے گھوڑے کو آزاد کر دیا، رائفل ہاتھوں میں تھامے مہاراج کی حویلی کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ حویلی سے کچھ فاصلے پر جا کر رک گیا۔ وہ نظریں گھما کر چاروں طرف کا جائزہ لے رہا تھا۔ حویلی کے سامنے والی سمت 4 سپاہی پہرا دے رہے تھے، وہ 2 کی ٹولیوں میں گشت کر رہے تھے۔ وہ شش و پنج میں پڑ گیا، یہاں سے حویلی کے اندر جانا تقریباً ناممکن تھا۔ وہ کرولنگ کرتا ہوا وسیع و عریض حویلی کے بائیں سمت گیا، وہاں بھی یہی صورتحال تھی۔ وہ وہاں سے گھوم کر حویلی کی پشت پر گیا۔ ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا جس کی لائٹ آف تھی۔ اس نے سوچا کہ یہاں کے گارڈ شاید شدید سردی میں کمرے میں دبک کے بیٹھے ہیں۔ وہ دیوار کا معائنہ کرنے لگا۔ دیوار کافی اونچی تھی، اس پر چڑھنا بہت مشکل تھا۔ وہ اگر کسی طرح اوپر چڑھ بھی جاتا تو دیوار کے چاروں کونوں پر 4 حفاظتی چوکیاں قائم تھیں، جن میں ہر وقت مسلح سپاہی موجود تھے۔ اچانک اس کی نظر دیوار کے قریب موجود ایک لمبے چوڑے درخت پر پڑی۔ وہ درخت کی طرف بڑھنے لگا۔ اسی وقت چھوٹے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک سپاہی باہر نکلا۔ کون ہے ادھر؟ عثمان پر نظر پڑتے ہی اس نے للکار کر پوچھا۔ عثمان نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ سپاہی نے فائر کیا مگر اس کا نشانہ خطا گیا۔ گولی کی آواز سے بھگدڑ مچ گئی۔ چاروں طرف سے پکڑو جانے نہ پائی کی آوازیں آنے لگیں۔ عثمان تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ اس نے بھاگتے بھاگتے مڑ کر اپنے پیچھے آنے والے سپاہیوں پر چند فائر کیے اور دوبارہ زگ زیگ کے انداز میں بھاگنے لگا۔ اس پر پیچھا کرنے والے سپاہیوں نے جوابی فائر کیے۔ خوش قسمتی سے گولیاں اس کے پاس سے گزر گئیں۔ گارڈ موت کے ہرکاروں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ اس کے بھاگنے کی رفتار بہت تیز تھی۔ بھاگتے بھاگتے وہ گلی میں داخل ہوا۔ دونوں طرف مکانات تھے۔ اس کے پیچھے بھاگنے والے گارڈ نے فائر کیے۔ اس بار بھی ان کا نشانہ خطا ہو گیا تھا۔ اس نے مڑ کر فائر کرنا چاہا مگر کھٹک کی آواز سنائی دی۔ گولیاں ختم ہو چکی تھی۔ بھاگتے بھاگتے رائفل ایک طرف پھینک کر تیزی سے گلی کے اختتام پر دوسری گلی میں داخل ہو گیا۔ بھاگتے بھاگتے اس نے مڑ کر دیکھا، سپاہی ابھی تک پچھلی گلی میں تھے۔ ان میں سے کوئی بھی دکھائی نہ دے رہا تھا، لیکن کسی بھی لمحے وہ اس گلی میں پہنچ سکتے تھے۔ وہ بلی کی طرح پھرتی سے ایک مکان کی دیوار پر چڑھا اور اندر کود گیا۔ گھر کے صحن میں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ لڑکی نے چیخنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس نے چھلانگ لگائی اور اسے دبوچ لیا۔ اس نے اپنی پنڈلی سے بندھا خنجر نکالا اور لڑکی کی شہرگ پر رکھ دیا۔ خبردار، شور مچاؤ گی تو اس سے پہلے تمہاری خوبصورت گردن پر خنجر پھیر دوں گا۔ دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ابھی زندہ رہنا چاہتی ہوں، اس لیے شور نہیں مچاؤں گی، مگر تم کون ہو اور اس طرح میرے گھر میں گھس کر مجھے کیوں دھمکا رہے ہو؟ مہاراج کے کتے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں،
मैं उनके हाथ नहीं आना चाहता, उस्मान घुर्राया। फिर तो वो जरूर हर गली हर घर की तलाशी लेंगे, यहाँ भी आएंगे। ये खंजर हटाकर मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करती हूँ, पर मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? देखो, मुझे मारकर तुम्हें कोई फायदा हासिल नहीं होगा, बिल आखिर पकड़े जाओगे। इसीलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि मुझ पर भरोसा करो। उस्मान ने लम्हा भर के लिए सोचा। लड़की की बात उसे माकूल लगी। उसने उसे छोड़ दिया और खंजर दोबारा अपनी पिंडली से बांध दिया। कुछ देर बाद दरवाजे पर जोरदार किस्म की दस्तक हुई। लड़की ने जरा सा दरवाजा खोला और पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, हम महाराज के आदमी हैं। महाराज का एक दुश्मन इधर आया है, वो इस गली के किसी घर में घुस गया है, हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। लड़की ने अपने गीले बदन पर जल्दी से कपड़े पहने और दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर 3 सिपाही हाथों में राइफलें थामे खड़े थे। सिपाहियों ने देखा कि लड़की के गीले बालों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। यहाँ कोई नहीं आया, तुम चाहो तो तलाशी ले सकते हो। सिपाही अंदर आए, कमरों और छत की तलाशी ली। बाथरूम का दरवाजा हल्का सा खोलकर अंदर देखा, वहां भी कोई ना था। वो मायूस होकर बाहर निकल गए। उनके जाते ही लड़की ने आवाज लगाई, वो चले गए हैं, बाहर आ जाओ। उस्मान पानी की टंकी से बाहर आ गया। उसके कपड़े पानी में शराबूर हो चुके थे। समझ नहीं आता किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। हिंदू होने के बावजूद तुमने एक मुसलमान की जिंदगी बचाई है। वो बोली, तुम मुसलमान होकर भी इन भेड़ियों से बेहतर हो। तुमने अब तक मुझे मैली नजर से नहीं देखा। और महाराज, जो कि हमारा हम मजहब भी है, उसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला। मेरे माता पिता और भाई को एहतजाज करने पर कत्ल करवा दिया। उसी शैतान की वजह से मैं तन्हा रहती हूँ और गुनाह आलूद जिंदगी बसर कर रही हूँ। लड़की की आंखों में आंसू थे। उस वक्त वो एक कमरे में मौजूद थे। उस्मान लिबास तब्दील कर चुका था। उनके दरमियान काफी देर तक बातें होती रही। उस्मान ने उसे अपनी रुदात सुनाई। लड़की का नाम पूनम था। कहने लगी, महाराज का अंतिम संस्कार होने वाला है। इस रियासत में आज एक दूसरे बागी ने जन्म लिया है। दूसरे बागी से क्या मुराद है? उस्मान चौंक पड़ा। अर्जुन पांडे महाराज का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसका ताल्लुक अछूत बिरादरी से है। महाराज ने शादी के पहले रोज ही उसकी पत्नी को अगवा करवा दिया। पांडे के घराने के एहतजाज पर सबको जिंदा जला डाला। पांडे ने जालिम महाराज के जुल्म का शिकार दूसरे अफराद के साथ मिलकर बागियों का एक ग्रुप बना लिया जो महाराज के खिलाफ है, मगर वो आज तक महाराज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। पूनम ने तफसील से उसे पांडे के बारे में बताया। सुनो, मैं आज यहीं रहूंगा, तुम मुझे कल के मेले में होने वाली लड़ाई के बारे में बताओ। उस्मान ने पूछा। यह मुकाबला गुज़िश्ता कई सालों से हवेली के बाहर एक मैदान में होता है। शुरू में छोटे मोटे कुश्ती के मुकाबले होते हैं, आखिर में बड़ा मुकाबला बहुत ही खतरनाक होता है। उस मुकाबले का इख्तिताम एक हरीफ की मौत पर वाक़ होता है। फातेह लड़ाकू को महाराज मुंह मांगा इनाम देते हैं। फिर फातेह लड़ाकू अगले साल अखाड़े में आकर सबको ललकारता है। गुज़िश्ता कई सालों से उस मुकाबले का फातेह रंजीत है। डर के मारे 3 सालों से उसके मुकाबले में कोई नहीं आता और वो बिना मुकाबला किए ही जीत जाता है। ठीक है, आज रात में यहीं रुकता हूँ, कल सुबह मुकाबला शुरू होने से पहले चला जाऊंगा। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मुझे भला क्या एतराज हो सकता है, तुम एक शरीफ इंसान हो। वो काफी देर तक बातें करते रहे। उसके बाद वो सोने चली गई। सुबह सवेरे उठकर उस्मान ने नमाज पढ़ी। एक बड़ी सी चादर अपने जिस्म के गिर्द अच्छी तरह लपेटी। उसने चादर इस तरह लपेट रखी थी कि उसका चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद वो उसके घर से निकल रहा था। गली कूचों में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। लोगों का एक हुजूम था जो हवेली के सामने मैदान की तरफ जा रहा था। उस्मान उस हुजूम में शामिल हो गया। अब उसे कोई भी आसानी से शनाख्त नहीं कर सकता था। हर गली हर मोहल्ले से लोग निकलकर मैदान में जमा हो रहे थे। हवेली के सामने वसीओ और इस मैदान में सैकड़ों लोग जमा थे। मैदान के वस्त में अखाड़ा सा बना हुआ था। अगली नशिस्तों पर नारायण, महाराज और सिपा सैलार गोविंद बैठे थे। मैदान में सैकड़ों की तादाद में महाराज के सिपाही राइफलें उठाए चौकन्ना खड़े थे। आम तमाशाई हजारों की तादाद में मैदान में मौजूद थे। मुकर्ररा वक्त पर मेला शुरू हो गया। सबसे पहले स्टेज पर दर्जनों के करीब नीम उरिया लिबास में मलबूस खूबसूरत लड़कियां नमूदार हुईं, जिन्होंने हिजान खेज रक्स पेश किया। उनका रक्स इस कदर जज्बात को भड़का रहा था कि देखने वाले बच्चे, समझदार और बूढ़े खुद को जवान समझने लगे थे और जवान बेकाबू होते जा रहे थे। उन्होंने मैदान में ही धमाल किस्म का रक्स शुरू कर दिया। मैदान में तरह तरह की आवाज़ों और सीटियों से गूंज रहा था। महाराज के जुल्म सितम के शिकार लोगों के लिए आज का दिन गनीमत था। लोग मेले से खूब लुत्फानंदोज हो रहे थे। वो रक्स तकरीबन 1 घंटा जारी रहा। उसके बाद जोकरों ने अपने तमाशों से लोगों को खूब हंसाया। महाराज भी रियासत का अजीब सरबराह था।
साल के 365 दिन अवाम को रुलाने के बाद आज एक दिन हंसा रहा था। उसके बाद निशानाबाजी का मुकाबला शुरू हुआ जो काफ़ी देर जारी रहा। उस मुकाबले में माहिर निशानाबाजों ने हिस्सा लिया। फिर दूसरे खेल तमाशे शुरू हुए। दोपहर 12 बजे के करीब लड़ाई के मुकाबले शुरू हुए। पहला मुकाबला दो हाथी की तरह मोटे पहलवानों के दरमियान था जो बदमस्त हाथियों की तरह एक दूसरे से टकरा रहे थे। दूसरा मुकाबला एक पहलवान नुमा शख्स कदरे छरीरे बदन के एक शख्स के दरमियान हुआ। वो एक बेजोड़ मुकाबला था, गोया हाथी और चींटी की लड़ाई थी। एक मौके पर मोटे ने दाव लगाकर दूसरे को बेबस कर दिया, लेकिन छरीरे बदन वाले ने बड़ी महारत से अपने आप को आज़ाद करवा लिया और बिलाखिर जीत उसकी हुई। चंद मुकाबलों के बाद असल मुकाबले का ऐलान हुआ जो इस मेले की जान था। लोगों के दिलों की धड़कन थमने लगी। मैदान में अजीब सा सकूत छा गया था। अखाड़े में रंजीत पूरी शान शौकत के साथ नमूदार हुआ। एक रेफरी नुमा शख्स ने उसकी शान में कसीदा गोई की जिसका लुब्बे लुबाब ये था कि रंजीत गुज़िश्ता कई सालों से इन मुकाबलों का फातेह है। उसके चैलेंज के जवाब में जो भी लड़ाकू आएगा जीतने के बाद महाराज से मुंह मांगे इनाम का हकदार होगा और ये मुकाबला एक फरीक की मौत पर इख्तिताम पजीर होगा। पिछले दो मुकाबलों की तरह अगर इसके मुकाबले पर आने की किसी ने हिम्मत न की तो रंजीत बिना लड़े इस मुकाबले का फातेह होगा। रंजीत ने बिना मुकाबले जीतने की हैट्रिक बनाने का प्रोग्राम बना रखा था। उसने अखाड़े में आकर मुख्तलिफ किस्म के नारे लगाए और मैदान में मौजूद लोगों को ललकारने लगा। किसी में हिम्मत है तो मेरे सामने आए। मैदान में सिर्फ रंजीत की ललकार गूंज रही थी। लगता था लोगों को सांप सूंघ गया है। सब खामोशी से उसे अखाड़े में उछलते कूदते देख रहे थे। वक्त धीरे धीरे आगे की तरफ सरक रहा था। रेफरी की आवाज़ गूंजी। अगले चंद मिनट तक अगर रंजीत के मुकाबले पर कोई ना आया तो रंजीत इस साल भी बिना लड़े चैंपियन होगा। कुछ देर बाद उसने दोबारा ऐलान किया, मैं 10 तक गिनूंगा, अगर फिर भी कोई ना आया तो रंजीत फातेह होगा। 1 से 7 तक गिनती गिनने पर पहुंचकर वो रुक गया। उसकी आंखों में हैरत थी। अचानक तमाशाइयों के हजूम से बड़ी सी चादर जिस्म पर लपेटे एक शख्स नमूदार हुआ। उसने चेहरे पर भी चादर लपेटी हुई थी, इसलिए वो पहचान में नहीं आ रहा था। सिर्फ उसकी आंखें जाहिर थी। रुक जाओ, इसका चैलेंज मैं कबूल करता हूँ, मैं इससे मुकाबला करूंगा। सकूत ज़दा माहौल में उसकी गूंजने वाली आवाज़ ने हलचल मचा दी थी। वो चलता हुआ पहली नशिस्तों पर मौजूद महाराज के करीब चंद लम्हों के लिए रुका, फिर अखाड़े की जानिब चढ़ गया। रंजीत के चेहरे पर हैरत के आसार थे। चादरपोश रंजीत के मुकाबिल खड़ा था। अपने चेहरे से चादर तो हटाओ ताकि पता तो चले खुदकुशी के लिए मेरे सामने कौन आने वाला है, रंजीत ने कहकहा लगाया। सब्र करो प्यारे, जल्दी क्या है, तुम अपनी मौत को देख लोगे, भराई हुई आवाज़ में जवाब मिला। रेफरी मुकाबले की शराइत दोहराने लगा। शराइत दोहराने के बाद उसने कागज़ पर दोनों लड़ाकुओं के दस्तखत लिए और दरमियान से हट गया। उस्मान ने चादर उतार कर फेंक दी। रंजीत को हैरत का शदीद झटका लगा। महाराज नारायण गोविंद अपनी अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? पकड़ लो इसे, इसने हवेली से फरार होते हुए राजकुमारी को अगवा किया है, महाराज चीखा। चंद गार्ड्स राइफलें थामे अखाड़े में पहुंच गए और उस्मान को राइफलों की जद में लेकर महाराज के सामने जा पहुंचे। मरने से पहले तू ये बता कि तूने राजकुमारी को कहाँ छुपा रखा है? महाराज सांप की तरह फुंकारा। उस्मान बोला, महाराज शायद बेटे की मौत और मुतवक्को शिकस्त के सदमे ने तुम्हारे हवास छीन लिए हैं। तुम्हारे बेटे ने इस मैदान में मौजूद तमाम अफराद को ललकारा था, उन अफराद में मैं भी शामिल था। तुम्हारे बेटे के चैलेंज को कबूल करके जान हथेली पर रखकर इस अखाड़े में आया हूँ। अगर तुमने ये मुकाबला ना होने दिया तो लोग समझेंगे कि तुम बाप बेटा मुझसे डर गए। उस्मान मुस्कुराया। तुझे अगर रंजीत के हाथों मरने का इतना ही शौक है तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है, अखाड़े में जाने से पहले तू राजकुमारी का पता बताएगा। महाराज इश्तियाल भरे लहजे में बोला, मेरी भी एक शर्त है, अखाड़े में जाने से पहले राजकुमारी का पता जरूर बताऊंगा, लेकिन मुकाबला शुरू होने से पहले मेरे भाई को यहाँ लाया जाए। अगर मैं मुकाबले में मारा गया तो उसे बेशक तुम मार देना। अगर जीत मेरी हुई और तुम्हारा बेटा मेरे हाथों मारा गया तो तुम मुंह मांगे इनाम में मुझे और मेरे भाई को यहाँ से जिंदा जाने दोगे। बोलो, ये शराइत तुम्हें मंजूर हैं? उस्मान तकरीबन चीखते हुए बोला। उसकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि मैदान में मौजूद तमाम लोगों ने सुनी। महाराज सोच में पड़ गया। अगर इनकार करता तो लोग उन बाप बेटे को बुज़दिल समझते। बरसों से लोगों के दिलों में जो उसका रोब और दहशत थी, लोगों के दिलों में कम हो जाती अगर ये मुकाबला हो जाता तो उस्मान, जो कि उसकी नज़र में कमज़ोर फरीक था, रंजीत के हाथों मारा जाता। इस तरह उसका इंतकाम भी पूरा हो जाता और राजकुमारी भी उसके हाथ आ जाती और दूसरे भाई को भी फांसी पर चढ़ा देता।
लोगों के दिलों में उनकी धाक बैठ जाती। ये सोचकर महाराज ने हामी भर ली। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। कहानी के आगे का अहवाल अगली किस्त में ज़रूर मुलाहिजा कीजिएगा। शुक्रिया।